सभी बातों को ये कहते सियासत भूल जाते हैं, है क्या करना इन्हें पाकर हुकूमत भूल जाते हैं, इलेक्शन इनको लड़ना है यही बस याद रहता है, मगर करती है फिर जनता बगावत भूल जाते हैं। चौथा मसला जो है वो काबिल गौर ये है कि हमारे अंदर से बगावत का जज्बा निकल गया। ये अवामी बगावत ज़रूरी है, लेकिन इस बगावत के लिए दानिशवरों को जहन बनाना है कि वो किस तरह से आज हमारा वोट ज़ाया ना हो, सही जगह पर जाए, और जो भी आदमी हमारे वोट से कामयाब होकर आए वो हमारे लिए हो, न कि अपने वजूद और अपने अकरबा के लिए हो। ये ऐसा क्यों है, इस सिलसिले में मैं गुफ्तगू करूँ आपके दरमियान आए दोनों दानिशवरों के दरमियान। ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के कन्वीनर मोहतरम मकाम रिजवी साहब को दावत दूँ कि वो माइक पे आएँ और आज के इस जलसे के बारे में बताएं कि दानिशवरों को यहाँ क्यों लेकर किया गया और उलमाए कराम से क्यों पेश किया गया। ये सारी बातें वो आपके सामने रखेंगे। पिछले 3-4 महीने से आप में से बहुत ज़्यादा हमसे जुड़े हैं, जो लखनऊ के सुन्नी शिया फसाद होता है और मुहर्रम से पहले बहुत हालात ऐसे थे कि हो, तो आप लोगों के ताउन से आप लोगों को इकट्ठा किया है, कोशिश किया कि यहाँ शहर में अमन रहे, इत्तेहाद रहे, आपस में इख्तिलाफ ना हो। उसकी वजह से जो लोग जानते हैं बहुत पर्चेबाजी हुई, बहुत लिखा गया, कुछ अखबारों में लिखा गया, उलमा हज़रात ने मेंबर से बहुत कुछ कहा। खाली उसके बारे में इतना अर्ज करना था कि हम और हमारे लोग सिर्फ ये चाहते थे कि एक अमन पसंद कौम जैसे रहती है वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और मिलजुल कर रहें। हो सकता है हमारी तजवीज़ कोई गलत हो तो वो पेश कर देते कि ऐसे नहीं कि ऐसे होना चाहिए, इत्तेहाद ऐसे कायम किया जा सकता है, क्योंकि वो नुकसान तो हमें को उसका भुगतना होता है। जैसे कल मैंने उसको लिखा था कि जब गुजरात में या जहाँ भी फसाद हुए तो कोई भी इन बिना पे नहीं बच सका कि वो अपने को शिया कह के बच जाता या सुन्नी कह के बच जाता, उसका मारा जाने के लिए उसका मुसलमान होना काफी था। जिसकी गवर्नमेंट में फसाद हुआ वो विदिन 24 आवर्स अगर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी को सस्पेंड नहीं टर्मिनेट ना करे तो फिर उसको हम अगली बार वोट देंगे। वो चाहे जितनी उसको कहे, क्योंकि मुआवजा किसी भी चीज में उसकी भरपाई नहीं है कि आपके घर में मर गया आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए। ये मुआवजा इस बात की वो नहीं है कि आप दंगे कराते रहे मुआवजा, क्योंकि दंगे ज्यादातर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं होता तब तक नहीं होता। 16,000 से बंद कमरे में खुले कमरे में क्या बातचीत होती है, क्या होता है, क्या वो मुकाबले करते हैं। अब तो हम लोग रोज चुके अखबार में आगे कभी कभी सोचते हैं क्यों अखबार निकाला, कम से कम उलमा की जो इमेज थी वो तो बनी हुई थी, वो बनी ही रहती। लेकिन अब ये रोज पता चलता है कि लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं, वहाँ जा रहे हैं, रोजा अवतार में भी उन्हीं का रोजा अवतार होता है, कौन सा रोजा खोलते हैं उनको नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऐसा होता रहता है। तो आप हज़रात यहाँ तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त आपने निकाला है। जब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी तस्वीर आप लोग पेश करें कि क्या क्या है। खास तौर से प्रोफेसर दीक्षित साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि ये ऐसे तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के नाम दिए है, क्योंकि उनको हम लोग मुसलमानों में ही शामिल करते हैं, क्योंकि जितना मुसलमान के लिए लड़ा होगा उससे कई गुना ज्यादा वो मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, इसलिए उनका शुमार इसी में है और इसी के लिए पता चलता है कि हम लोग सेक्युलर हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को दावत देता हूँ कि वो इन 4 तजावीज़ पे कोई ठोस गुफ्तगू करें जिस सिलसिले में हम लोग आगे बढ़े, तालों आगे बढ़े। मोहतरम डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफिल के पिछली सरकार ने वादा किया कि 200 उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे, नहीं खोले। पिछली सरकार ने वादा किया था, प्लानिंग मिशन से पास होकर गया था कि अखिलत की यूनिवर्सिटी बनेगी, नहीं बनी। जो अखिलत की यूनिवर्सिटी को किराया मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसलिए आप इस पर गौर करें। आने वाला दिन कल से बहुत जिम्मेदारी मांग रहा है, इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त यही है कि आप अलग एक पैनल बनाइए, उसको डिस्कस करके तब आप आवाम में कोई चीज कीजिए कि हमने लिया। ये 4 मुताबिक आपके इस बुनियाद पर सिर्फ बोल देगा, मैं ये बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरे मुताबिक के तौर पर मोहतरमा साहब साहबा को दावत देता हूँ। मोहतरमा साहबा की शख्सियत जो है वो ऐसी है कि उनकी तारीफ करना या इस महफिल में सिर्फ तारीफ करना ये मसले का हल नहीं है, बल्कि ये मसले का हल पेश किया जाए उसके लिए एक मोहतरमा नाम मोहतरमा साहबा का हमारे सामने नुमाइंदा।
क्या ही कहूँ, ख़वातीन के नाम पर सिर्फ 2 नज़र आ रही, फिर भी 3 नज़र आ रही। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सैयद मौलाना नज़वी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो वाकई मर्द अहम है, अपनी कोशिशों से हर चीज़ के लिए इस कदर जुट के काम करते हैं कि हम लोगों को जुड़ते हुए इस काम से बहुत ही अच्छा लगता है। जब शिया सुन्नी फसाद के लिए उन्होंने इतनी कोशिशें की, हालांकि सरकार ने सपोर्ट किया, लेकिन हम सब ने मिलकर जब उनकी मदद की तो हम लोग कामयाब हुए। आप ऐसे मुद्दे उठाइए इस तरह से, और उसमें इत्तेहाद यकजहती बहुत ज़्यादा। मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि आप मिलकर तय करें कि किससे इन जनरल हमारी कौम का, हमारे जो मुद्दे हैं उनका फायदा होगा। और तालीम तो वाकई इसको मैं तो समझती हूँ कि जहालत को क्राइम नहीं गुनाह समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मुबारकबाद देती हूँ। काश ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया होता तो आज थोड़ा बहुत हमारे अंदर फैसला करने की ताकत आ गई हो। खुदा हाफिज़। आप जो बताते हैं वो बिल्कुल जायज़ है। राइट टू एजुकेशन में पहले ही से एक क्राइम है कि अगर 6 साल से 14 साल का बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा तो उनके बाद बैंक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अब आपको कोई नई चीज़ नहीं मांगे, पहले से है उसको आप इन्फोर्स खाली करा सकते हैं। आपके वफात बिल्कुल जायज़ मांगे कि कम से कम सर्टिफिकेट के कम से कम नजर हो, क्या रिकॉर्डिंग हो या कोई और नजर सारी मांगे आप 3 लैंग्वेज फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन लाए, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन में, और जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं टीचिंग को वो सब बताते हैं मॉडर्न ज़माने पढ़ाने ज़्यादा बच्चे के देने की तरफ होता है जनवादी की होता है, ये सब जायज़ है। लेकिन इन मांगों को रखते वक्त आप एक बात ख्याल रखिएगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी केसेस आपके हुकूक को दबाए गए। आप पूरे मुल्क में 15% है, लेकिन आपकी माइनॉरिटी 3% से ज़्यादा नहीं है, न पार्लियामेंट में, न असम्बलियों में, न जिला पंचायतों में, और न स्कूलों में, और इन्वायरमेंटल जो आपके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इन सारे इंस्टीट्यूशन में आपके आबादी में नुमाइंदगी करनी जो नहीं होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप इस मुताले को सर पहले क्योंकि जब तक आप इदारों में नहीं घुसेंगे, जब तक आप पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में नहीं घुसेंगे 15%, तब तक कोई भी पार्टी आएगी आपको जरूरत करेगी। वो मान सही नहीं होगी। 341 मेम्बरिटी को होना चाहिए, क्योंकि 341 में से 36 सीटें पार्लियामेंट की और 300 सीटें असेंबली की हर इलेक्शन में हमारी जैसे निकाली जाती है। ये तबलीग है, हमारा हाथ है वहाँ पर जीते, लेकिन हम वहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है इलेक्शन में। इन 2 मांगों को लेकर आइए जो बहुत अहम है, बाकी जो मांगे उनकी बताते हैं। और इस वक्त बस ये मुहिम चला दीजिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम्युनल फोर्सेस आए। उन्होंने एक गाइडलाइन हमें दी, इसी के मसला आगे बढ़ना है। अब मैं इसी तरह क्योंकि हो मोहतरम सैयद इफ़त साहब को मैं दावत देता हूँ, जो अमलनामे से वाबस्ता है, उसके चीफ एडिटर है, और उससे पहले भी उनकी शख्सियत जो है वो मकाली तारुफ नहीं थी, वो नहीं थी। हज़रात ख़वातीन, भाई अमीर सुल्तानी साहब की गुफ्तगू के बाद मेरा कुछ कहना शायद बहुत मुनासिब नहीं होगा। मैं अपने तौर पर ये महसूस करता हूँ कि इलेक्शन से अलग भी हमारे यहाँ सबसे जो जरूरी चीज़ मैं जो समझता हूँ वो है एजुकेशन। हमारे यहाँ एजुकेशन यानी हम उतने इतने बैकवर्ड हैं कि हमारे है ही नहीं सब पढ़े लिखे लोग देखता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप मैं नहीं समझता हूँ जॉब की प्रॉब्लम होगी। एडवर्टीजमेंट तो आपके इल्म से आता है, इल्म हमारे यहाँ है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हमारी जो जुबान है, उर्दू हमारी जो जुबान नहीं है, उर्दू हमारा कल्चर है, उर्दू हमारी तहजीब है। अब मैं देखता हूँ बच्चों को वो उर्दू जानते ही नहीं, स्कूलों में कहीं उर्दू है ही नहीं। अब ये बार बार कहा जाना कि साहब गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करेंगे, हम ये लिखा देंगे, हम वो लिखा देंगे। भाई ये कोई मैग्ना कार्टा थोड़ी कि गवर्नमेंट टिकट दे देंगे, वो सब हो जाए तो गवर्नमेंट करेंगे, वो सब टिकट दे देंगे, उस पर अमल ही नहीं करेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने तौर से बैठ के छोटे पैमाने का भी सही ये तय करें कि हम उर्दू के दो तालिबों की जिम्मेदारी लेते हैं, हम उनको उर्दू सिखाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे। ये तो ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हो सकता है आप नहीं बहुत मामूली बात है। अब रहा सवाल पार्टियों का, तो पार्टियों का मामला ये है कि हमारे यहाँ जो लीड ली जाती है और जब जो लीड देते हैं तो हमारे उलमा हैं, जैसे शाही इमाम साहब हैं या जाहिर इसी मस्जिद के इसी तरह के और लोग हैं।
تو آپ ان کی سوچت میں گئی. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دانشوروں کی, پڑھنے لکھنے والوں کی کوئی صحیح نہیں ہے, کوئی آواز نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کہیں پر وہ صاحب پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی, کہیں نظر ہی نہیں آتی, کوئی اپیل ہی نہیں کرتی. آخر جہاں لکھنؤ میں اتنا بڑا تحقیقی شہر ہے, یہاں کے لوگ ایک سے ایک اچھے لوگ یہاں موجود ہیں, یہ ہم لوگ سب مل کر نہیں اپیل کرتے کہ ایک ایسے جو اہل ہسٹری جو فورسز ہیں ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں, اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بیٹا بھی نہیں ہے ہمارا, آپ بائک آؤٹ نہیں کر سکتے کسی کو, آپ ان کو اتنا پیچھے ڈالیں گے اور کب تک پیچھے ڈالیں گے. بہت سارے لوگ نکل کے آتے, علی سنساری صاحب بھی نکل کے آئے, یہ کیسے آئے گے؟ یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی تو نکل کے آئیں گے, پہلی خاتون نہیں آئی ایل ایس میں جائیں گی. تو ہمیں انلائٹنمنٹ پیدا کرنی چاہیے, اور ہمارے بچوں میں جو اعتماد کی کمی ہے وہ اعتماد میں کرنا چاہیے. میں سرکار کی اوپر یقین نہیں کرتا کہ سرکار سے ہم بھی کرا لیں گے, ہم لوگ کرا لیں گے. صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ 15% ہیں, 18% ہے پورے ملک میں, بہت ساری کانسٹیٹوینسی ایسی ہے جہاں آپ کا ووٹ فیصلہ کون ہے, لیکن وہاں بھی آپ کی مرضی کا کینڈیڈیٹ نہیں آتا, حکومت آپ کی مرضی کی نہیں بنتی. آخر یہ کیا ہے, یہ پارٹی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کون سا ہاتھ ہے لوگوں کو روک رہا ہے. بس اتنی سی دو باتیں تھی جو میرے کہوں, اور اب ظاہر میری باتوں کو عمل کرے نہ کرے مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنا لکھنا چاہیے, پڑھنا لکھنا ضرور چاہیے, اس سے بڑا ہتھیار دنیا کا کوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. وہ شخصیت ہمارے درمیان ہے محترمہ پروین طلحہ صاحب بغیر کی, وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ کیسے خواتین اپنے حقوق کو حاصل کریں اور کس طرح سے مرد جو ہے صرف مسلمانوں کے سامنے جو دو سب سے بڑے مسئلے وہ ہیں ایجوکیشن کے اور روزگار, اور دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو روزگار بھی نہیں. مگر یہ سب مسئلے اس الیکشن کے سامنے پیچھے چلے گئے. الیکشن سب سے ضروری, ہم کس کو ہم ووٹ دیں, کس کو ہم کامیاب کریں اور کیسے اسے کامیاب کریں. کیا اس وقت پاسبل ہے, کیا ممکن ہے؟ آپ لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ جتنی چینلز ہیں ٹی وی کے اور زیادہ تر میڈیا اس وقت صرف ایک پارٹی کے کو طاقتور بنانے میں لگا. جو مسئلہ اس وقت ہے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہم بہت کمزور ہیں اور یہ ہم کو مانتے ہیں. مگر آج ہی کے محفل میں ہم کو ایک بات اور سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم کو تعلیم کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں بھی لے لینا چاہیے. یہ نہیں ہوتا. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کئی بار کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی منسٹری جس کے بارے میں میں جانتی ہوں کیونکہ میں وہاں رہی ہوں, مائنورٹی افیئرز میں نہیں رہی ہوں, اس کے باہر سے میں نے دیکھا ہے کہ منسٹر ضرور مائنورٹی کا ہوتا ہے مگر بیوروکریٹس سیکرٹری سے لے کر انڈر سیکرٹری تک سب دوسرے ہوتے ہیں جو ان اسکیمز کو خاص طور سے ان تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں جن کے لیے وہ اسکیمز بنی. تو اگر ہماری نظر ان اسکیمز پہ ہوگی, ان منسٹریز میں ہوگی, اور کسی طرح سے ہم معلوم کرتے رہیں گے کہ کیا کیا اسکیمز بن رہی ہیں اور کہاں تک پہنچ رہی ہیں, پہنچ رہی ہے کہ نہیں, تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. درمیان ایک اہم شخصیت ہیں محترمہ اسماء حسین صاحبہ کا نام ہے, جو علی انصاری صاحب کی اہلیہ ہیں اور ہمارے لیے محترم ہیں. وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے سے ہم کسی ہپوکریسی میں رہتے آئے ہیں اور شاید آگے بھی کافی دن تک رہنا پڑے گا کہ عورتوں کو ہمیشہ انٹروڈیوس ان کے باپ یا بھائی یا شوہر کے نام سے ہی کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے انٹلیکچوئلز ہیں مسلمانوں کو جو ایسا کرتے ہیں, تو ہم عام لوگوں کو تو بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے, خاص طور سے وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. ابھی جو بات ہوئی, معاف کیجیے گا میں آپ کو پرسنلی یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی, لیکن یہ چائلڈ لیبر کا آپ نے کہا تھا, میں اس کو ضرور کہنا چاہوں گی کیونکہ چائلڈ لیبر کے نام پہ اکثر بہت ساری پرابلمس بھی ہوتی ہیں. جہاں تک
बच्चों के काम करने का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन उनको पढ़ाई के साथ साथ काम करने दिया जाए। सररोजी का काम करना या चिकन का काम करना या कोई और कारीगरी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो बचपन से सीखते हैं और उनमें जो हुनर आता है वो बाद में नहीं आ सकता। लेकिन उनको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। आपके पास कितने स्कूल हैं? मैं जानती हूँ मैं 1000 बच्चे ला सकती हूँ, आप स्कूल नहीं है। मेरे पास रोज आते, मैं हर स्कूल में जाती हूँ, यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह मैंने फोन कर करके कहा कि ये 5 बच्चे हैं, इनको ये पढ़ नहीं सकते फ्री में, कहीं भी कोई फ्री में स्कूल नहीं पढ़ा रहा, जबकि राइट टू एजुकेशन हमारे स्टेट में लागू हो गया है। कहाँ पे आप पढ़ेंगे? कितने लोगों ने स्कूल खोलने के बारे में सोचा है उस लेवल पे? ऐसे स्कूल जहाँ पे कारीगरी हो, जहाँ पे उन्हें काम भी सिखाया जाए और उनकी साथ में पढ़ाई हो, ताकि जब वो 8वीं या 10वीं या 12वीं करके निकले तो उन्हें ये ना करना पड़े कि हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, वो कारीगरों के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत से लाखों लोग इस मुल्क में हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनके पास नौकरियां नहीं, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है और वक्त कम है। तो इस बारे में अगर सोचा जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया। मोहम्मद खालिद साहब को, जो सेक्रेटरी हैं UNO पे, वो तशरीफ लाए और अपनी बात सदर इस्माइल साहब और सरकार, आज का ये यहाँ का डिस्कशन दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो हमारा उलमा कराम का रोल है और मौजूदा इलेक्शन है। दूसरा मामला मुसलमानों की पसमानदगी और उनकी मौजूदा सूरत हाल, ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लिहाजा मुनासिब होता है कि इलेक्शन के वक्त में अगर इलेक्शन के ताल्लुक से बात की जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये सारे मसाइल जो यहाँ बताए गए हैं, जहालत और तालीम और फसादात, ये अपने औकात, इन सब का ताल्लुक हुकूमत के इंतजाम से है, उसकी कारकर्दगी से है और ये तमाम का तमाम बिगाड़ हमको हुकूमतों की मिशनरी के जरिए भी मिला हुआ है। मिसाल के तौर पर अफवाह का मामला है। अभी फरवरी में दिल्ली में 123 अफवाह को क्या कहा गया कि इसको मुंतकिल कर दो, मुंतकिल होने का मामला हमें नहीं आ सकता। लखनऊ में आप गुलाम पर जितनी गवर्नमेंट की बड़ी इमारतें हैं वो ज़्यादातर अफवाह जमीनों पर बनी हुई है। हम बात करते हैं कि सर्किल रेट है, उसके हिसाब से आबाद जिन्हें आबाद के पास जगह है वहाँ सर्किल रेट से दी जाएंगी वगैरह। लेकिन जहाँ तक मामला है, इस वक्त मुल्क के सामने जो असल चैलेंज है वो ये है कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क रहेगा या नहीं रहेगा, सेकुलरिज्म की कैफियत क्या होगी, इस मुल्क का जो दस्तूर है उसका क्या अंजाम होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है वो किस तरफ मुल्क को ले जाने की निशानदेही कर रहा है, ये वो खतरात हैं तो मैं समझता हूँ कि इनका बहुत खुल करके बात होनी चाहिए और उन खतरात से बचने के लिए किस तरह से हम अपने आप को मुत्तहिद कर सकें, इस पर हमको अपना पूरा जोर और पूरी कमानी लगानी चाहिए। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर इलेक्शनों की होने बाकी हैं, हम अपने तमाम ताल्लुकात, अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल अगर किए गए कि जहाँ पर भी जो सेक्युलर कैंडिडेट हमको एक पोजीशन में नजर आता हो, हम अपनी पूरी ताकत उसको जिताने के लिए लगा दें। तो ये हमारे लिए इस वक्त इमरजेंसी जैसा एक काम है तो हमको हर हाल में अपने सामने रख करके करने की जरूरत है। अगर हमने इससे वक़्त की और अपने मसाइल को देखने की तरफ लगे रहे तो हम शायद इस वक्त का सही इस्तेमाल न कर सकेंगे। मैं यहाँ पर बाकी मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुका है, बाकी मसाइल नहीं छेड़ना चाहता। मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ एक तालीमी इदारा चलाता हूँ, बहुत से गवर्नमेंट के बहुत सी उन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, ऐसे इंसानी फार्मूले के सिलसिले में भी। लेकिन इसको हम सिर्फ इस वजह से मुलतवी करते हैं कि इस वक्त ये एक बर्निंग टॉपिक है। हमारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों को जो
مخالفت پر آمادہ ہیں ان کو کنوینس کر سکیں کہ حالات کیا مطالبہ کرتے ہیں اور اس مطالبے کے مطابق ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے. اگر اس سلسلے میں کوئی صورت ہے اور اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ ابھی 8 دن 10 دن جو کام ہو سکتا ہے اس کو کس طرح سے کیا جائے, تو میرے خیال میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے اور وہ سامنے آنا چاہیے. میں آخر میں وقار رضوی صاحب کو اس بات کی واقعی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے موقع پر وہ اس پورے شہر میں تنہا شخص ہیں جو سامنے آئے, لوگوں کو جمع کیا اور ایک بحث کا آغاز کیا اور اچھے نتائج تک وہ بحثیں پہنچی ہیں. امید ہے کہ آج کی بحث بھی ہماری اچھے نتیجے تک پہنچے گی. صرف میری گزارش یہی ہے کہ تمام میں اتحاد پیدا کیا جائے, کیونکہ جو صورتحال ہمارے جو کہیں کے دلی سے لے کے کہیں سب مقبول ہو گئے ہمارے گاؤں, اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی خرید رہا ہے, کچھ خریدا جا رہا ہے, بدبو یہ جو چراغ ہے. تو ہم لوگ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ہم آواز پہنچا رہے ہیں, صرف لکھنؤ تک نہیں اور آگے جہاں بھی پہنچ سکتے ہو پہنچائیں. تو غرض یہ ہے کہ سرکار بھی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ کوششیں ظاہر کی بات ہے کہ کامیاب رہتی ہیں. میری طرف سے اس کوشش کے لیے مبارکباد. ہمارے لائق جو خدمت ہو, دعوے درمے سپنے قدمے زیادہ ہو جاتا ہے لمبے کے لیے, تو میں حاضر ہوں. آپ لوگ لیکن آگے بڑھ رہی ہے یہ ساری باتیں ہیں. اس وقت معاملہ صرف یہ ہے کہ نہ ہمارا مستقبل ایٹ اسٹیک ہے, نہ آپ کا مستقبل ایٹ اسٹیک ہے. دا کنٹری از ایٹ اسٹیک. اس وقت فیصلہ یہ ہونا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے اور کیا ہوگا. لیکن اور اس پہ میں آواز سے محدود ہوں. ایک اچھی خبر بھی ایک صحافی کی حیثیت سے میں یہ تو دیتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں شکست کملنت کی ہوگی. بی جے پی جیتے یا بی جے پی ہارے, مودی جیتے یا مودی ہارے, دونوں صورتوں میں شکست انہیں کی ہوگی. ایک صورت میں فوری شکست ہو جائے گی اور دوسری صورت میں 6 مہینے کے اندر, میں آج پروفیسر کر رہا ہوں, دیکھ لیجیے گا یہ